एक स्त्री का दर्द भरा पत्र। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घमौरी क्या निकली। तुम लोग झट से बोल पड़े। चेचक, किसी इल्जाम का सबूत भी ना था। सबूत के लिए जरूरी था उसका बिंदु होना। पूज्यवर, आज 15 साल हो गए हमारे विवाह को। हम तब से साथ रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का कोई मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे घर की मझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक नाता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर पा रही हूँ। इसे मझली बहू की चिट्ठी ना समझना। वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा हुआ था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने के लिए कितनी मुश्किल हुई। तुम सबको मेरे घर के लोग आवाभगत करते करते हैरान हो गए थे। विदाई के कारण करुण धुन गूंज उठी। मैं मझली बहू बनकर तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख देखा। सबको मानना पड़ा बहुत सुंदर है। मैं सुंदर हूँ यह तो लोग जल्दी से भूल गए, पर मैं बुद्धिमान हूँ वह बात लोग चाह कर भी ना भूल सके। माँ कहती थी कि औरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है, लेकिन मैं क्या करूं। तुम लोगों को उठते बैठते कहा कि बहू बहुत तेज है। लोग बुरा भला कहते सो कहते रहें। मैंने सब साफ कर दिया। मैं छिप छिपा कर कविता लिखती थी। कविताएं थीं तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज़ थी। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों बंधनों से आज़ाद कराती थी। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई। उसे लेकर चली गई और मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख ना पा सकी। इस हादसे को भी पार किया। फिर से जुट गई रोजमर्रा के कामकाज में। गाय भैंस सानी पानी सब में लग गई। तुम्हारे घर के माहौल रूखा और घुटन भरा था। यह गाय भैंस भी मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक से मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने के बाद हमारे घर आ गई। मैंने देखा तुम सब परेशान थे। जेठानी न पीहर की लड़की, न रूपवती, न धनवती। जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर उलझ गई। इस एक तरह बहन का प्यार तो दूसरी तरफ ससुराल वालों की नाराजगी। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे रहा न गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। अब गलती का सारा बोझ मुझ पर आ पड़ा। पहले पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझे प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वह तुम लोगों को पूठी आँख न सुहाया। याद आता है वह दिन जब वह बाजूबंद गायब हुआ था और बिंदु पर तुम सबने चोरी का इल्जाम लगाने में पल भर भी झिझक नहीं की थी। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घमौरी क्या निकली। तुम लोग झट से बोल पड़े। चेचक, किसी इल्जाम का सबूत भी नहीं था। सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराज़गी भी बढ़ने लगी। अब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकामयाब हुई। तब तुमने उसका ब्याह तय कर दिया। लड़के वाले लड़की देखने ना आए। तुम लोगों ने कहा कि ब्याह लड़के के घर ही होगा, यही उनके घर का रिवाज है। यह सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह से मत निकालो। मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूँगी। जो कहोगी सो वही करूँगी। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे ऐसा बोली। दीदी, क्या मैं सचमुच इतनी अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा, ना बिंदु, ना, तुम्हारी जो कोई भी दशा हो उसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्हें रोकर वह बोली, अब पति ही पत्नी का परमेश्वर है। अब बिंदु की शादी को 3 दिन हो चुके थे। सुबह गाय भैंस देखने मैं गौशाला गई तो देखा कि बिंदु एक कोने में पड़ी हुई थी। बिंदु मुझे देखकर फपक कर रोने लगी। बिंदु ने कहा कि उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागी है। गुस्से और घृणा से मेरा तन बदन आग सी लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह में देता है? तू मेरे पास ही रहेगी, देखो तुझे कौन ले जाता है।
तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुंचे। मैंने अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। मैं बिंदु को रोक ना सकी और मैं समझ गई कि चाहे बिंदु मर भी जाए वह अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी। मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब यह सुनकर बहुत खुश हुए। मैंने अपने भाई शरद को बुलावा भेजा। उसने बोली भाई अगले शुक्रवार बुधवार को मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगी। जैसे भी हो बिंदु को भी उसी साड़ी में बिठाना होगा। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने में सांप सा लौट गया। मैंने सवाल किया, उसे राजी नहीं कर पाए। उसकी ज़रूरत नहीं। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शरद ने ऐसा उत्तर दिया। मैं स्तब्ध रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह जरूरी था। जिसे लोग दुख कष्ट कहते थे वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे भाई और तुम्हारा चरित्र भी बिल्कुल ठीक था। कोई खोट नहीं थी। मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा है। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी हूँ। अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दों में मुझे बांध दिया था। ना जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दों के पीछे झाँक कर मुझे पा लिया है और मौत पर हर पर्दा गिराकर मुझे आज़ाद किया है। मजली बहू अब खत्म हो चुकी है। क्या तुम सच में सोच रहे हो मैं बिंदु की तरह मरने चली जाऊंगी? तो डरो मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मीराबाई भी मेरी तरह एक औरत थी। उनके बंधन में भी कम नहीं थे। उन्हें मुक्ति पाने के लिए कोई आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं जी सकती हूँ, जीऊँगी।